स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण सिप योजना के तहत एक सुविधा प्रदाता के रूप में कौन कार्य कर सकता है? 1. पेटेंट महानियंत्रक के पास पंजीकृत कोई भी पेटेंट एजेंट। 2. पेटेंट महानियंत्रक के पास पंजीकृत कोई ट्रेडमार्क एजेंट। 3. अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित कोई भी अधिवक्ता जो कानून का अभ्यास करने का हकदार है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करें। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी। स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण सिप योजना। ये योजना वर्ष 2016 में स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) की रक्षा और बढ़ावा देने और उनमें नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण सिप योजना स्टार्टअप्स को केवल वैधानिक शुल्क का भुगतान करके उपयुक्त IP कार्यालयों में पंजीकृत सहायकों के माध्यम से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करती है। कौन आवेदन कर सकता है? कोई भी स्टार्टअप जिसे स्टार्टअप सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि वो एक नवोन्मेषी व्यवसाय है। इस प्रयोजन के लिए स्टार्टअप का अर्थ एक संस्था है जो भारत में 7 साल से पहले निगमित या पंजीकृत नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्टअप के मामले में अवधि 10 वर्ष तक होगी, जिसका वार्षिक कारोबार प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास, परिनियोजन या व्यावसायीकरण की दिशा में काम करते हुए किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ भारतीय रुपए से अधिक नहीं है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन महानियंत्रक CGPDTM समय समय पर सूचीबद्ध सुविधादाताओं के आचरण और कार्यों को विनियमित करेगा। फैसिलिटेटर कौन हो सकता है? CGPDTM के साथ पंजीकृत कोई भी पेटेंट एजेंट, CGPDTM के साथ पंजीकृत कोई भी ट्रेडमार्क एजेंट, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित कोई भी अधिवक्ता जो समय समय पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कानून का अभ्यास करने का हकदार है, जो संबंधित अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों से अच्छी तरह वाकिफ है। सरकारी विभाग, संगठन, एजेंसियां जैसे टिफाक, NRDC, BIRAC, DETI, DSIR आदि। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान समशीतोष्ण प्रकार का वन है। 2. उद्यान में पाए जाने वाली पहाड़ी मैना नामक पक्षी की एक प्रजाति मानवीय आवाजों की नकल करने में सक्षम है। 3. तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A 1 और 2, B 1 और 3, C 2 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर C। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगर नदी से लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जगदलपुर के पास स्थित है। कांगेर घाटी को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। यह ऊंचे पहाड़ों, गहरी घाटियों, विशाल वृक्षों और वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए अनुकूल स्थान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन है, जिसमें साल, सागवान,
सागौन और बांस के पेड़ बहुतायत में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय प्रजाति बस्तर मैना है, जो अपनी मानवीय आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। राजकीय पक्षी बस्तर मैना एक प्रकार की पहाड़ी मैना ग्रुनकुलाधारी सुआ है, जो मानव आवाजों का अनुकरण करने में सक्षम है। ये जंगल प्रवासी और निवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। वन्य जीवन और पौधों के अलावा यहाँ 3 असाधारण गुफाएं पाई जाती हैं, कुटुम्बसर, कैलाश और दंडक, जो स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स की अपनी अद्भुत भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय उद्यान रिपस्टोन और फ्लोस्टोन के साथ भूमिगत चूना पत्थर की गुफाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की गुफाएं वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए आश्रय प्रदान करती हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये केंचरधारा और भैंसाधारा क्रोकोडाइल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। विश्व बैंक के विश्लेषण के संदर्भ में भारत में प्रेषण के प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भारतीय प्रवासियों को मदद मिल सकती है और प्रेषण प्रवाह में वृद्धि हो सकती है। 2. प्रेषण से मुद्रा विनिमय दर में वृद्धि हो सकती है और किसी देश में निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। संदर्भ: विश्व बैंक के विश्लेषण के अनुसार भारत को वर्ष 2022 में रेमिटेंस के रूप में रिकॉर्ड $100 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे यह इस वर्ष शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है। प्रेषण वो धन है जो आमतौर पर किसी दूसरे देश में किसी अन्य पार्टी को भेजा जाता है। आमतौर पर प्रेषक एक विदेशी कर्मचारी होता है और प्राप्तकर्ता के देश में एक परिवार, दोस्त या रिश्तेदार होता है। प्रेषण से मुद्रा विनिमय दर में वृद्धि हो सकती है और निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है। भारत में उच्च प्रेषण के कारण महामारी के दौरान उच्च आय वाले देशों में भारतीय प्रवासियों ने घर से काम किया और बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों और महामारी के बाद वेतन वृद्धि से लाभान्वित हुए। वर्ष 2022 में टीकाकरण और यात्रा की बहाली ने प्रवासियों को फिर से काम शुरू करने में मदद की, जिससे देश में प्रेषण में वृद्धि हुई। योग्यता में संरचनात्मक बदलाव से सहायता प्राप्त भारतीय प्रवासियों के लिए गंतव्यों में धीरे धीरे बदलाव हुआ, जिससे उन्हें उच्चतम आय अर्जक श्रेणी में जाने में मदद मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य OECD देशों में वेतन वृद्धि और एक मजबूत श्रम बाजार द्वारा भारत में प्रेषण में वृद्धि हुई थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के अवमूल्यन से भी भारतीय प्रवासियों को मदद मिली होगी और प्रेषण प्रवाह में वृद्धि हुई होगी। आगामी दृष्टिकोण: एक ऐतिहासिक मील के पत्थर तक पहुंचने के बावजूद वर्ष 2022 में भारत के प्रेषण प्रवाह के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3% होने की उम्मीद है। वर्ष 2022 में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण में वृद्धि होगी। हाल ही में खबरों में रहा समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे किस राज्य से संबंधित है? ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. मध्य प्रदेश। उत्तर ए.
701 किलोमीटर। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये राजमार्ग नागपुर, औरंगाबाद और मुंबई के प्रमुख बाजारों को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे, जिसे समृद्धि कॉरिडोर भी कहा जाता है, नागपुर और मुंबई के बीच यात्रा के समय को कम करके 7 घंटे कर देगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बाद यह महाराष्ट्र में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के लिए डिजाइन की गई 6 लेन एक्सिस कंट्रोल्ड वाली दूसरी सड़क है। ये 3 वन्यजीव अभयारण्यों से होकर गुजरती है। ये शिरडी, वेरुल, लोनार झील, अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, पंचवटी और ज्योतिर्लिंगों में पर्यटन को बढ़ावा देगा। हाल ही खबरों में रहा अलालाइट और एल्किंस्टोनाइट शब्द विगत दिनों में हुए किस खोज का प्रतिनिधि है? ए सरीसृप प्रजातियां, बी खनिज, सी नैनोफाइबर, डी ग्रह। उत्तर बी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कम से कम ऐसे 2 खनिजों की खोज की है जो पृथ्वी पर कभी नहीं पाए गए थे। ये खनिज सोमालिया के एक कस्बे अल अली में पाए गए, जो लौह प्रचुर एक विशाल उल्कापिंड से आए हैं। इनमें से एक का नाम अल अली शहर के पास उल्कापिंड के स्थान पर प्राप्त खनिजों का नाम अलालाइट, अलालियाइट और दूसरे का नाम नासा मिशन के प्रमुख अन्वेषक लिंडी एल्किंस्टैंटन के नाम पर एल्किंस्टैंटोनाइट, एल कंस्टैंटनाइट रखा गया है।